ठीक है। तो कैपेसिटर का जो बुकलेट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, वो पूरा कंप्लीट करना था। और एचसीवी हो गया है कि अभी कर ही रहे हो? सर अभी नहीं हुआ पूरा। ठीक है, तो उसको कंप्लीट। सर कौन सा? एचसीवी में? सर इलेक्ट्रिक नहीं सर, एनसीईआरटी में एक पैरा था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है? करंट डिस्प्लेसमेंट ना होगा? नहीं सर, इलेक्ट्रिक कहाँ? डिस्प्लेसमेंट था, इलेक्ट्रिक कहाँ पे है? सस्पेक्टेबिलिटी वो सब का फॉर्मूला था सर, पेज 70। पेज नंबर 77। वही इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का ही बोले तो। करंट डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ओके सर। जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट इस सब के बारे में। सर तो हम अभी म्यू काम नॉट। नहीं है ना इसका? नहीं, अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत? सर बुकलेट में था। बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 48। पेज नंबर? एक सेकंड सर, पेज नंबर देख ले। एक्सरसाइज 2 का 2 का 48। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस, ये वाला क्या? पेज नंबर 24। हेलो? हेलो? अर्पित? आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो कहाँ गया? कौन सा 48? लग रहा है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अर्पित? सर लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा तब। ठीक है। वैसे भी आज हम लोग का खत्म हो जाएगा तो लास्ट में ही करेंगे अब। सर उसका आंसर क्या आया था वो 48 का? कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे? कौन सा एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 24? सर एक्सरसाइज 2 पेज क्वेश्चन नंबर 48। वही पेज 24 ही ना? सर पेज नहीं याद है अभी। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पेज फील्ड एग्जिस्ट, यही वाला ना क्वेश्चन है। E इक्वल टू 2i प्लस 3j 0 यस की सर, गैप दे वो रखा। ई डॉट डी एल। हाँ, तो माइनस ई डॉट डी एल ए टू बी कर लेना था। सर तो -5 आएगा ना? हाँ, आंसर में थोड़ा गड़बड़ी है इसमें। यस सर, वही +5 शायद आंसर दिया है। यस सर। इधर 2-3 क्वेश्चन का आंसर और में क्वेश्चन गड़बड़ी होगा। नंबर 54 भी। यस सर, हाँ 3-4 मतलब में मेरे को 43। गड़बड़ी लगा। हाँ 43 से शायद गड़बड़ी शुरू हुआ होगा। वो बीच में शिफ्टिंग हो गया है यस सर, इसमें। उसके बाद ही का है सर।
हाँ 43 से 52 की 56 तक गड़बड़ी है। ठीक है, मतलब बीच में एक कैंसर गायब हो गया है, उसके बाद एक एक शिफ्ट कर गया है, मतलब ठीक है सर। टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, नंबरिंग में। सर लेकिन सब में नहीं था, मतलब किसी किसी में था। मतलब 4-5 क्वेश्चन में गड़बड़ आया होगा। हाँ सर। हाँ, तो वही शिफ्टिंग की वजह से मतलब किसी किसी में सही भी हो गया है। ठीक है। ओके सर। सर और क्वेश्चन नंबर 67 में भी था। 67 क्या है? क्या होगा? सर सी आ रहा था मेरा। सेम ही रहेगा। यस सर। वेरी थिन सर मेटेलिक सीट रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सर इसका भी ऑप्शन कुछ और था। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68 में डाउट था, वो न्यूमेरिकल में। 68 में क्या डाउट हो गया? सर 68 इसका मल्टीपल करेक्ट का। पेज नंबर। एक सेकेंड सर। मोर देन वन में 68 क्वेश्चंस हैं, 21 ही है। यस सर, देख ले रहा कहाँ पे था। सर लास्ट में डाउट कर ले, मैं चेक कर हाँ लूंगा लास्ट। तब तक। ठीक है, लास्ट में ही करेंगे, आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब खत्म ही है हम लोग का, बस थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बच गए हैं और एक कंसेप्ट बच गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक अगर पुट कर रहे थे तो कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे कि कितना कैपेसिटेंस होगा। तभी तक कुछ वैरायटी देखे थे, उसी में से कैसा है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो वेरिएबल है। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक है पूरे जो प्लेट है उसमें कांस्टेंट अब नहीं दे रखा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ऐसा प्लेट हो गया, एक ऊपर प्लेट है एक नीचे है। ठीक है, और इस रीजन में हम डाइलेक्ट्रिक ऐसा पुट कर रखे हैं। ये डिस्टेंस जो है यानी दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं कि डी है, और ये जो है लेंथ है ये सी है, लेंथ इसका एल दे रखा है। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि जो इसमें डाइलेक्ट्रिक है वो के जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि अगर इधर जा रहे हैं तो एक्स के साथ साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसा भी फंक्शन दे सकता है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम फंक्शन दे रहे हैं एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कैसा भी फंक्शन दिया जा सकता है। अब हमें पूछ रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में यानी कि इधर एक पॉइंट ए है और इधर एक पॉइंट बी है, तो ए बी पे अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें या फिर इसके एक रॉस जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना आएगा। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन कैसे करेंगे ये कोई बताएगा पहले। सर एलिमेंट लेकर के। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से एक दूरी पे जाएंगे और एक एलिमेंट लेंगे, लेके सॉल्व करो। इस एलिमेंट के लिए डीसी क्या लिख सकते हो, छोटा सा कैपेसिटेंस।
बोलो। डाइलेक्ट्रिक के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया क्या आएगा इसका? बोलो। dx into t। यही वाला एरिया इसका लेंगे क्योंकि यही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लेंगे यहाँ पे? dx थिकनेस हो गया और c लेंथ हो गया, यानी कि c इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे दोनों के बीच का दूरी d है। अब ऐसे ऐसे कैपेसिटर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या सारे कैपेसिटर पैरेलल में दिख रहे हैं? यस सर। नॉट डी एक्स बाई। अगर हम इस सारे को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर अगर हम 0 से लेकर एल तक का कैपेसिटर्स इतने थिकनेस का अगर हम देखें तो ए बी के बीच में सारे के सारे हमें पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑल एलिमेंट्स अक्रॉस ए एंड बी जो है हमें किस में दिखेंगे? पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में जो होता है सम जो होता है वो डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो यहाँ से डीसी हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन नॉट सी बाई डी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से एल। इधर जो आएगा C1 प्लस C2 यानी कि C मिल जाएगा। आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? यहाँ से L कॉमन ले लोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल एरिया ऑफ प्लेट आ जाएगा, AL बाई 2 प्लस B हो जाएगा। सिंस एरिया A इक्वल टू C इंटू L होगा। इस केस में बोलो कि अगर k जो है फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो इस केस में जो हमें मिलेगा वो पैरेलल होगा या सीरीज में रहेगा? सर सीरीज में। सीरीज में रहेगा। तो सॉल्व करो जल्दी से, हम ना रहे हैं, तुम लोग भी अपना चेक कर लेना बाद में। डीसी क्या ए लिखेंगे? इस यस सर। छोटे से जो है उसके लिए के एप्सिलॉन नॉट टोटल एरिया जो ऊपर वाले का एरिया है वही है, तो एरिया हम ए लिख लिए। थिकनेस डीवाई है तो डीवाई। के का वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, यानी कि ए वाई प्लस बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाई। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये सारे जो कनेक्शन है, यानी कि अगर हम इस ए और बी के बीच में देखें, ए और ये पॉइंट बी है, तो अक्रॉस ए बी अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? सीरीज दिख रहा है। सीरीज के लिए जब हम सारे का सम करते हैं तो 1 बाई डी सी जो हम लिखेंगे, सबका सम करेंगे तो ये हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो है हमें ऐसा दिखेगा कि एप्सिलॉन डी वाई ऊपर चला जाएगा
नीचे एप्सिलॉन नॉट ए वाई प्लस बी, यानी कि सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटीग्रल, अच्छा ये 1/c इक्विवेलेंट आएगा, सॉरी, 1/ay प्लस बी dy। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, लिमिट क्या रखें बताओ, 0 to l, बोलो। सर डिस्टेंस तो d था ना, 0 to हाँ d। तो 0 to d, तो हमें आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ए, इसका इंटीग्रेशन सर ln। ये आएगा, लिमिट कर देंगे 0 से t। नहीं ये करना, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यस सर। ये हमारे कैपेसिटर प्लेट है जिसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं भी। इसमें जो है 3 डाइलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे K1 है, यहाँ K2 है, और इधर की तरफ एयर है। थिकनेस दे रखा है, ये T1 है, ये T2 है एंड ये T3 है, ठीक है। ये अगर हम V0 बोल रहे हैं तो इसके क्रॉस भी V0, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V0 होगा। तो हमें कह रहा है कि ड्रॉ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, सेकेंड पोटेंशियल वर्सेस एक्स। इधर की तरफ इस पॉइंट से शुरू किया है, इधर एक्स जा रहा है, ठीक है। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड V0 से 0 तक घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है इस रीजन में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, उसका वेरिएशन बताना है। आसान क्वेश्चन है। एक चीज और दे रखा है कि K1 इज लेस देन K2।
हो गया। सर 1 मिनट। आया। यस सर, बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा आ रहा है बताओ। फर्स्ट रीजन में देखेंगे तो क्या होगा? सर बढ़ना चाहिए। K2 जो बड़ा है यानी कि लेस देन E1 होगा। ऐसा ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाई हम एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, E नॉट है तो। ठीक है, चार्ज की टर्म में किसको दिक्कत। अगर डाइलेक्ट्रिक K है तो E नॉट बाई K1 हो जाएगा एंड यहाँ पे E नॉट बाई K2 हो जाएगा। अब K2 जो है ग्रेटर देन K1 है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि E2 जो है लेस देन E1 है और सबसे बड़ा जो होगा वो E नॉट होगा, जिसमें कि 3 होगा। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो हमें E1 मान लेते हैं कि इस रीजन की अगर हम बात करें यानी कि यहाँ से यहाँ तक का T1 रीजन में, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सीट के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है। तो E1 जो है बीच में आ रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो E1 का वैल्यू अगर यहाँ पे है कुछ, तो E2 इससे थोड़ा कम होगा और सबसे ज्यादा E नॉट होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है इस तरीके का होगा। फर्स्ट रीजन में कुछ यहाँ से हम मैग्नीट्यूड लिख रखे हैं, तो यहाँ पे E1 दिख रहा होगा, यहाँ देखेंगे तो ये E2 दिख रहा है और ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो E3 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल अगर बनाए x के साथ तो कैसे जाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो हम इसे E इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हमें देखना है तो यहाँ पे जब x 0 है तब मैक्सिमम है। ठीक है, दूसरा चीज सर माइनस ई डॉट डी होता है। मतलब हायर से लोअर की बात कर रहे हैं। ऐसा अगर हम लिखें डी ई इजकल टू तो माइनस dv बाई dx, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि dv भी और x का जो कर्व है उसका स्लोप का निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो। एयर वाले इले रीजन का, T3 का। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, ये ना होगा। तो स्लोप की अगर हम बात करें तो एयर का सबसे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट वाले का होगा, फिर
सेकेंड वाले का होगा। तो यहाँ पे स्लोप हमें पता है, यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस के साथ अगर हम मूव करेंगे तो v इक्वल टू ed, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो y इक्वल टू mx का ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग होगा, तो हम यहाँ पे स्लोप बोल सकते हैं कि निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे v नॉट से शुरू होगा और 0 तक जाएगा। तो स्लोप देखें तो सबसे ज्यादा एयर का और सबसे कम सेकेंड का, तो ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ तक गया। इसमें कम स्लोप रहेगा और सबसे ज्यादा स्लोप हमें एयर का दिखेगा। इस तरीके का कुछ रहेगा। स्लोपिंग दिख रहा है सब में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ वेरिएशन होगा कि 0 to d जाने में जो पोटेंशियल है ये 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल इस तरीके से घटते हुए जा रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना है, ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि हमसे ग्राफ ही पूछे, बहुत जगहों पर हम इसका यूज ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक तो अगर हम कैपेसिटर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं रखे हैं, किसी भी कोई भी चार्ज नहीं दे रखे हैं, तब अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो कोई फोर्स लगेगा? सवाल सुनो पहले। हमारे पास दो प्लेट्स यानी कि कैपेसिटर है, उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, तो कोई फोर्स लगेगा? ना ही हम उस पर कोई चार्ज दिए हैं, ना ही किसी बैटरी से कनेक्ट रखे हैं, तो नो सर, नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा प्लेट हो गया, ठीक है, ऐसा प्लेट हो गया हमारा, लेट से हम बैटरी से तो कनेक्ट किए हैं, लेकिन स्विच जो है अभी ओपन है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। उस समय पे लेट से कि हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक जो है ऐसा सेम डायमेंशन का, जितना खाली जगह है उतना ही डायमेंशन का हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस डायमेंशन के है और ये जो है स्लोली पुट है। ठीक है, स्लोली हम इसे अंदर की तरफ पुट कर रहे हैं। तो अगर हम पुट कर रहे हैं इस कंडीशन में, ना जबकि प्लेट पे चार्ज है ना ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल रहता तो चार्ज होता, बात वही है, यानी कि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर हम इसे पुट करेंगे तो कोई फोर्स नहीं होगा, हम आराम से धीरे से पुट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल होगा, फ्री स्पेस है जहाँ ग्रेविटी नहीं है तो वहां हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्टली हमें फ्री स्पेस की बात है। लेकिन अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, तो स्विच को क्लोज करेंगे ये भी है, तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल है वो भी होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो सकता है कि हम कांस्टेंट पोटेंशियल पे इसे स्लोली पुट कर रहे हैं। चार्ज जब नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो केस 1 भी को जो है कांस्टेंट है अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं उसके बीच में, तो फोर्स क्या लगेगा, किधर की तरफ लगेगा? तो लेट से कि अगर ये हमारा दोनों प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया है, पोटेंशियल फिक्स है, ये बात समझना है। और हम इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे हम ऐसा पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि हाँ भाई वो डाइलेक्ट्रिक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक है तो इसे हम पुट करेंगे तो फोर्स क्यों लगेगा, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। लगेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन क्यों लगेगा, कोई बताएगा? ग्रेविटी को नहीं लेना है, फ्री स्पेस है, बोलो। बोलो कोई भी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इसीलिए। सर चार्ज इंड्यूस हो जा रहा होगा वहाँ, तो उस कारण डाइलेक्ट्रिक से। पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ऐसा होगा।
जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में ऐसा होगा, एजेस पे ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे भी एज पे देखेंगे तो ऐसा हमको फ्रीज दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा देख रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ जो है इंडक्शन दिख रहा है। तो अगर हम इस पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो सारा फोर्सेस मिलके इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा माइनस पे, और प्लस पे इधर की तरफ लग रहा होगा। यानी कि अगर हम देखें तो इस पे जो नेट फोर्स है एफ नेट की अगर हम बात करते हैं तो एफ नेट अंदर की तरफ एक खींच रहा होगा। ठीक है, अगर हमें स्लोली पुट करना है तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर हम इतना ले जाके छोड़ देंगे तो ये एफ नेट की वजह से अंदर जाएगा, अब वेलोसिटी रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, फिर उस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। दिख रहा है? ठीक है, तो जो सिचुएशन है वो तो बात की बात है कि हाँ भाई ऑसिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इस पे एक एफ नेट अंदर की तरफ लग रहा है, तो वही हमें पता करना है कि वो एफ नेट कितना लग रहा है। किसी को दिक्कत इतना में? सर। ठीक है, ये एफ नेट कितना लग रहा होगा वो हमें पता करना है। यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा जाके इक्विलिब्रियम, यानी कि पूरा अंदर जाके रुक नहीं जाएगा। क्यों नहीं रुक जाएगा? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में जाएगा नेट फोर्स 0 होगा, उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये इधर की तरफ बढ़ जाएगा। जब इधर निकलेगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, सिस्टम का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। खैर यहाँ पे हम एफ नेट फाइंड करना चाहते हैं, तो ऐसे फाइंड करेंगे। ये हमारा दो प्लेट्स हो गए, कांस्टेंट पोटेंशियल बोल रहा है, तो हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका पोटेंशियल V है, V नॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन है, ये लेंथ जो है L है, लेंथ जो हम मान लिए L है, और इन दोनों के प्लेट्स के बीच का दूरी जो है D है, और इधर की तरफ जो होता इसे हम मान लेते हैं कि ये B। ठीक है, अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं, तो किसी एक मोमेंट पे हम मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है इतना अंदर जा चुका है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी हम एल लेंथ का ही ले रखे हैं। ठीक है, सेम डायमेंशन का डाइलेक्ट्रिक है, सेम डायमेंशन, ताकि पूरा का पूरा अंदर जितना खाली स्पेस है उसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक फिल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें फोर्स दिख रहा है कि भाई वेरिएबल है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कितना इंड्यूस चार्जेस होंगे, ये सारे अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो हमारा माथा चकरिया जाएगा और घुटना दर्द देने लगेगा। तो क्या करें? तो एक चीज और हम लोग जानते हैं कि इसका एनर्जी तो हम फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल सेम दे रखा है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट अगर पता चल जाए हमें तो हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। और एक चीज बचपन में पढ़े हैं कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स से फाइंड कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वही चीज। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, सी इक्विवेलेंट। क्लियर है? फोर्स मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसमें मेरा घुटना दर्द देने लगेगा, क्योंकि कितना इंड्यूस हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स वेरिएबल होगा, सोच के ही दिमाग खराब हो रहा है। तो इसलिए हम लोग वो सब सोचते भी नहीं है, डायरेक्ट क्या सोचेंगे, तो हम सोचेंगे कि भाई इसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ है। अब वो एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेरिएबल होगा तो होगा। ठीक है, तो हम क्या मान लिए कि अभी जो है ये एक्स पार्ट जो है अंदर है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, एल माइनस एक्स। हमें दिख रहा है कि दो प्लेट्स में से दो रीजन दिख रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस C1 होगा और इसका कैपेसिटेंस C2 होगा। और यहाँ पे हमें ये बाहर वाला जो डाइलेक्ट्रिक है वो तो कैपेसिटर के अंदर है ही नहीं, तो उसको हटाओ। और यहाँ पे दिख रहा है C1 एंड C2 जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में है।
ये ऊपर से कनेक्टेड है, ये नीचे से कनेक्टेड है, पैरेलल ना होगा? यस सर, वो दूसरा पैरेलल में है। तो C1 अगर लिखना हो तो डायमेंशन देख के बताओ C1 कितना होगा। एप्सिलॉन नॉट तो रहता ही है। C1 में एयर है, के का जरूरत है नहीं। एरिया क्या लिखें, बोलो। L माइनस एक्स इंटू टी। अगर ये लेते हैं तो ये ऊपर वाला ही एरिया लिखेंगे, यस तो कितना होगा, b इंटू एल माइनस एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाई डी। वैसे ही C2 का बताओ। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के है, तो के एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना होगा, b इंटू बी एक्स इंटू एक्स। बाई डी। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट b बाई डी तो कॉमन दिख रहा है हमें, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। ये दिख रहा है, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। C इक्विवेलेंट आ गया। तो हम लोग अगर C इक्विवेलेंट पता है तो हम लोग जानते हैं कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होता है कैपेसिटर में U, ये हम लोग लिखते हैं हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, तो एप्सिलॉन नॉट b बाई डी वी नॉट का स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स प्लस के एक्स मिला। तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं ये ड्यू बाई डी एक्स के बराबर होगा। ड्यू बाई डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बी वी नॉट स्क्वायर बाई डी, तो हमें कांस्टेंट ही दिख रहा है, एल का 0, माइनस एक्स का -1 प्लस के। तो फोर्स जो है हमें कितना मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी वी नॉट स्क्वायर बाई डी इंटू के -1। यानी कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी कांस्टेंट पोटेंशियल पे हम लोग अंदर उसे ढकेल रहे हैं स्लोली स्लोली, तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फोर्स है एक्स पे वैरी नहीं कर रहा है, नहीं कितना पार्ट हम अंदर करें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम थोड़ा सा किए होंगे या पूरा अंदर कर दिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, तब भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है, डी जो है, वी नॉट के सारे कांस्टेंट दिख रहे हैं। क्लियर है इतना? यस सर। केस 2। केस 2 है क्या है कि चार्ज जो है अब हम ये कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि एक बार हम प्लेट्स को चार्ज कर दिए, जैसे ये कैपेसिटर है, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इस पे मान लेते हैं Q प्लस Q माइनस Q आ गया। अब हम कनेक्शन हटा दिए तो हमें ऐसा कैपेसिटर मिलेगा प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, नहीं कि इस पे अब चार्ज जो है अब फिक्स है, चार्ज अब वेरी नहीं कर सकता है। और अब हम जो है पुट कर रहे हैं, तो कितना फोर्स लग रहा होगा फाइंड करो। ऊपर प्लस Q मान लेते हैं, नीचे माइनस Q है। सॉल्व करो तुम लोग। C इक्विवेलेंट क्या फिर से सेम ही आएगा? लो सर। क्यों? सर इस बार 4 सेम है तो सीरीज कनेक्शन वाला। हमारा प्लेट्स तो यही दोनों है। यस सर, लेकिन पोटेंशियल तो सेम नहीं ना। इस प्लेट्स के चार्ज हम बोल रहे हैं कि सेम, हम चार्ज दे रखे हैं, अब हम इन कर रहे हैं।
ठीक है, फाइंड करो, सोचो पहले। बोलो, सी इक्विवेलेंट में क्यों चेंज आएगा? हमको तो सेम दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ऊपर एक प्लेट है, एक प्लेट नीचे है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम निकाल रहे हैं। भले हम इन प्लेट्स पे चार्जेस सेम दिए हों, ठीक है, पोटेंशियल ऊपर इधर का जो भी हो, दिख रहा है। यस सर। तो ये हमें किसमें दिख रहा है? पैरेलल ही दिख रहा है, तो सी इक्विवेलेंट तो हमारा सेम ही आएगा। कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ही आया था। यस सर। एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? चार सेम है तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी सी। इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर डी बाई टू एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स होगा डी यू बाई डी एक्स। मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो k माइनस वन मिलेगा। 1/x जैसा है ना? आ गया। यस सर। ठीक है इतना। अच्छा, अगर हम स्लोली पास कर रहे हैं, अगर हम तेजी से पास करें तो क्या दिक्कत है? सर तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे हम स्लोली पास करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो वर्क है, जो भी एनर्जी है, वो सिर्फ किसकी वजह से? कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से। लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी आ जाए चेंज, तो हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहे थे, जो एनर्जी है उसमें थोड़ा बहुत लॉस आएगा, ठीक है। हीट भी जनरेट है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में जाएगा, उसका वर्क हीट में जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो कुछ हीट लॉस होगा, कुछ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करना होगा। तो हमें वो ऐसा अगर सिचुएशन दे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बड़ा है। वैल्यूज दिया रहे तो सॉल्व करके थोड़ा छोटा आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल में देख रहे हैं इतना लंबा जा रहा है, तो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, पहले जब 8-8 10-10 नंबर का आता था, 2-2 3-3 पन्ने में सॉल्व करते रहो तब पूछा जाता था, अब वो सब नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो हम फर्स्ट पे आप पार्ट किए हैं यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल, उसी से क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, इससे थोड़ा कम रहता है क्योंकि ये एक्स पे वेरिएबल है, एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है, जबकि ऊपर वाला जो है वो एक्स के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। सर कैपेसिटर का सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया? हाँ, कैपेसिटर थ्योरी खत्म हो गया है। ठीक है, आज लास्ट ही क्लास है कैपेसिटर का। और सीरीज पैरेलल ये सब सॉल्व करने का है, तो बहुत सारे तरीके हम लोग करंट में भी सीखेंगे, उससे भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये L1 L2 है, दोनों का बीच का दूरी जो है d है, d जो है सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है, दोनों के लिए है। एंड b जो है इसका विड्थ है। ठीक है, दोनों प्लेट्स का विड्थ जो है b दे रखा है, लेंथ L1 L2 है, एंड d जो है दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। और कह रहा है कि इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कैसे पुट कर रखे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ डाइलेक्ट्रिक है, ये एक हो गया, और इधर ऐसा सेकेंड डाइलेक्ट्रिक हो गया। ठीक है, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। इतना क्वेश्चन समझ में आया? ये सेटअप इतना समझ आया? ये सर समझ आ गया। ठीक है, K1 K2 दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दोनों ऐसे रखे हुए हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंदर पार्ट है। ठीक है, बीच में स्पेस दिख रहा है, डायमेंशन दे रखा है, ये V1 V2 है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड V1 by V2 so that dielectrics remains in equilibrium। ठीक है, जो दोनों डाइलेक्ट्रिक है वो इक्विलिब्रियम में, ना तो इधर लेफ्ट पार्ट जा रहा है ना ही राइट जा रहा है, जिस पोजीशन में दे रखा है उसी पोजीशन में है। तो V1 by V2 का रेशियो क्या होगा? सर K1 K2 का लेंथ नहीं दिया? एक्स पे डिपेंड कर रहा था क्या कांस्टेंट पोटेंशियल में? यहाँ पे दोनों तरफ बैटरी कनेक्टेड है, तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल क्या दे रखा है? फिक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एससी वर्मा में भी है।
आ गया। अगर ध्यान से देखें तो ये इधर इस पे F1 फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर F2 फोर्स लगा होगा, और F इक्वल टू क्या है था हमारा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट बी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 d k-1, ये आया था ना। डी है, अच्छा हाफ छूट रहा है, वही हम भी सोचे 2 रहना चाहिए। ये चीज फोर्स है, तो F1 अगर लिखना हो तो हम F1 लिखेंगे तो यहाँ हमारा V1 आ जाएगा, F2 लिखेंगे तो V2 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा F ही रहने यस देते सर, हैं हो यहाँ गया। पे। हाँ, तो यहाँ से F क्या प्रोपोर्शनल दिख रहा है, V स्क्वायर का, और K1 माइनस 1 का, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ से F1 बाई F2 अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे K1 माइनस 1 बाई K2 माइनस 1, यही चीज लिखेंगे। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 F2 दोनों सेम होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि F1 जो है इक्वल टू F2 है, तो हमें V1 V2 पता करना है, तो V1 बाई V2 हमें क्या दिख रहा है, K2 माइनस सर 1 बाई, हाँ सर फॉर्मूला में डी तो लेंथ ऑफ प्लेट था ना। D जो है सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट सेल, क्वेश्चन में तो L था ना लेंथ फॉर्मूले में, L टोटल लेंथ था, D है, D सेपरेशन है, L और X पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक है, डायमेंशन इसका L इंटू बी है, ठीक है, लेंथ ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, जस्ट इन साइड में, इस जगह से हम इसे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो रिलीज कर रहे हैं तो ये ऑसिलेट करेगा, तो फाइंड, क्या पूछा है, टाइम पीरियड। ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, इन सब, एयर रेजिस्टेंस जो भी है उसे नेग्लेक्ट करना है, फ्री स्पेस से सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रहे हैं। तो थोड़ा सा और सोचने के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट अंदर है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या,
ओके आ गया। फिर 2 पाई इंटू अंडर रूट m बाय फिर पूरा जो v का वैल्यू आता है वो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। कैसे फाइंड किया? एसएसएम वाला फॉर्मूला लगा कर? यस सर f इज इक्वल टू kx से करके कंपेयर करके फिर t इक्वल टू 2 पाई वाला फॉर्मूला से। एसएसएम वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसके लिए फोर्स क्या होना चाहिए था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, वेरिएबल नहीं है कि एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है। जो फोर्स लग रहा है शुरू से लास्ट तक लग रहा है। हाँ, जब वो बाहर निकल जाएगा उस समय अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, लेकिन इतना ही। तो अगर इसे पूरा कंप्लीटली अंदर फिल करना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा बता सकते हो? इसका मास m है, कितना लगेगा बताओ? सर अंडर रूट 2l बाय जो फोर्स बाय मास टाइम, यस टाइम सर पीरियड के टर्म में। जैसे टोटल टाइम पीरियड होता है एक पूरा रिवोल्यूशन का, नहीं कि एक बार अंदर गया फिर बाहर आ जाए। अंदर फिल करने में टाइम कितना लगेगा? जैसे अगर हम इस पोजीशन से छोड़ रहे हैं कि अंदर फिल होगा, फिर थोड़ा बाहर जाएगा, फिर फिल होगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, ऐसा ही सिचुएशन होगा। यस सर ठीक है, सर तो इनिशियल यहाँ वेलोसिटी 0 होगा। हाँ रिलीज कर रहे हैं ना, तो इनिशियल तो 0 ही होगा। तो क्या t/4 सबको दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से ये फिल होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर फिल होगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो एक पार्ट यानी कि अपना एक लेंथ लेने में ये t/4 चलता, इसका यस लेंथ सर। अगर l है तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं l माइनस से आया होगा तो t/4 पे आया होगा, t/4 टाइम लिया होगा, फिर उतना बाहर गया है, फिर इतना आया होगा। समझ आ रहा है? अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा t/4 में, फिर उतना निकला होगा, फिर आया होगा, फिर इस पोजीशन पे है जहाँ पे है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस क्या है? l माइनस a है। क्लियर है? तो पूरा अंदर नहीं जाएगा। पूरा अंदर, जैसे कि हम ये कह रहे हैं
कभी इस पोजीशन पे है, फिर कभी ऐसा पोजीशन में आएगा, उसके बाद कुछ ऐसा पोजीशन में आएगा, फिर इस पोजीशन में आएगा, फिर फर्स्ट पोजीशन में आएगा। ये 4 चीजें हो रही हैं। यस सर। ठीक है, तो हर बार हम L माइनस ए डिस्टेंस के टर्म में जो बचा हुआ उसके टर्म में छोड़ रहे हैं, तो उतना उतना लेंथ अगर t टाइम में कवर कर रहा है 4 बार, तो एक बार करने में क्या वो t/4 टाइम लगाएगा? यस सर। ठीक है, जैसे कि इसका मूव ये वाला एंड हम देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है t=0। मान लेते हैं यहाँ पे किसी टाइम t पे पहुंचा, फिर इधर L माइनस ए आया होगा, वो किसी टाइम t पे, फिर घूम के गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो 1 2 3 4, ये टोटल काम करने में टोटल टाइम पीरियड अगर कैपिटल T है, तो इस एंड को, इस A पॉइंट को यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा होगा, क्या t/4 लगा होगा? बोलो, क्योंकि अभी जितना पार्ट बाहर है, फाइनली जब हम छोड़ेंगे तो उतना ही पार्ट फिर बाहर निकलेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हम नहीं मान रहे। यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो सबको क्लियर है या डाउट है? जैसे कि कह सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्प्रिंग है, हम यहाँ से छोड़े हैं, तो अगर ये लेंथ x है, यहाँ से छोड़े हैं तो इधर फिर x पे आएगा, तो यहाँ से एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ से घूम के यहाँ, तब हम इसे बोले एक टाइम पीरियड है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में कितना टाइम लगा? t/4। यस सर। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई t/4 में ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। इस पे फोर्स जो है ये कांस्टेंट लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, नहीं कि एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। इनिशियली यू 0 है तो ये 0, एस कितना चल रहा है तो L माइनस ए प्लस इक्वल टू हाफ, ए कितना होगा तो जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई m इंटू टी कितना है तो t/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम t अगर लिखे तो कितना मिल जाएगा? L माइनस ए इंटू एम, t⁴ है तो 16/2, 2 इंटू 16 32 आ जाएगा ऊपर ना, 2m यस सर। डिवाइड बाई f टोटल का अंडर रूट, ये आएगा। वेव का वैल्यू पुट कर लेंगे, f का वैल्यू बोलो, bv² / 2d इंटू k माइनस। ठीक है, तो 2d ऊपर चला जाएगा, 64 8 बाहर आ जाएगा, 8 अंडर रूट m/d L माइनस ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट bv² k माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन में ये अगर दिखेगा तो हमको गारंटी के साथ है कि 100 में 90 लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अगर फोर्स का फॉर्मूला पता है, थोड़ा बहुत ये चीज दिख रहा है, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ठीक है, ये सब L माइनस ए खुद से लिखे हैं। सर ये वाला तो सिर्फ कांस्टेंट पोटेंशियल पे ना होगा, हाँ, लेकिन अगर कांस्टेंट चार्ज रहता तो वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ता ना, क्योंकि वहां फोर्स। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं उसका क्वेश्चन लंबा जाएगा, वो हमसे नहीं पूछता है। वो भी इंटीग्रेशन आसान नहीं आएगा क्योंकि x नीचे में था। ठीक है, यस सर। सर तो सर उसका एल नहीं माइनस पूछता। हाँ सर बोल। एल माइनस ये तो हम लोग मतलब आप अपने से ना वेरिएबल माने थे कि वो ए डिस्टेंस तक मिल जाएगा। नहीं, ए हम बोले कि इस कंडीशन से ही दे रहे हैं,
ए अंदर है, वहां से हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से दे रहे थे लेकिन बाहर से देते तो और आसानी से बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा अंदर की। ठीक है, बाहर वाले में क्या सोचते हैं, एक बार बाहर है फिर अंदर गया फिर इधर बाहर निकलेगा फिर अंदर फिर वहां। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अंदर करके दिए कि अब सोचो। क्लियर है? सर इस केस में मेन पोजीशन कहाँ पे आएगा जब डाइलेक्ट्रिक पूरा फील्ड है? हाँ, इक्विलिब्रियम तो वही ना होगा, नेट फोर्स उस समय क्या होगा, 0। यस सर। मेन पोजीशन का मतलब ही होता है कि जो नेट फोर्स लग रहा हो 0। यस सर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, कर सकते हो, होमवर्क है, चाहो तो अभी भी आंसर दे सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है, इसे हम यहाँ स्प्रिंग से बांध दिए हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है इसका भी के, इसका एप्सिलॉन आर कर देते हैं। ठीक है, के क्योंकि दोनों के हो जाएगा। इसका जो है डायमेंशन एल इंटू बी, ये जो है डी है, ये भी है। हमसे पूछ रहा है कि इन इक्विलिब्रियम फाइंड एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है एक्स इन स्प्रिंग। ठीक है, ऐसा दे रखा है यानी कि पूरा अंदर नहीं है, तो इस समय कंप्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में गिवन पोजीशन में? सर एक्सटेंशन होगा। कोई एक्सपेंशन। पूछ कोई पूछ रहा है कितना होगा, पता करो। हो जाएगा। यस सर। ठीक, क्या करेंगे, एफ इजकल टू के एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स कर। ठीक है, ठीक है, फिर कैपेसिटर का जो बुकलेट है वो खत्म करो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्वेश्चन नंबर 3 में था, और मल्टीपल करेक्ट का, और क्वेश्चन नंबर 8। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 3 में है। यस सर। 3 8। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सर उसमें डी क्यों नहीं होगा? There may not be a flow of charge on closing the switch। मैं बोल रहा है तो हो सकता है, दोनों का सर पोटेंशियल मतलब सेम हो। यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा था। इनकरेक्ट है, चार्ज so that switch is closed। हो सकता है, मान लेते हैं पोटेंशियल दोनों का सेम हो, और मैं बोल ही रहा है। सर तो ये इनकरेक्ट होगा ना? हम्म, सर ये इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा? ये कोई ऑप्शन करेक्ट डी हो जो है। तो सकता है ना, क्योंकि C1 Q1 C2 Q2 का कोई वैल्यू है नहीं, तो यस Q1 बाई सर। C1 Q2 बाई C2 अगर हो जाए तो स्टेटमेंट सही है। यस सर। ठीक है, हो सकता है, सही हो सकता है ये। यस सर। ठीक और है, क्वेश्चन और नंबर 9 कंडीशन का है। ए न्यूमेरिकल नहीं बना था उसका।
सर इसी का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। Q points as Q naught is at its center, then the work done by electric force upon the expansion of cell from R1 to R2. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? KQ/R1। K Q Q naught by R1 plus यस सर। K Q square by 2R1। सेल्फ एनर्जी भी तो होगा सेल का। यस सर, तब यही गलती कर रहे थे हम, वो सेल का नहीं ले रहे थे। ठीक है, सेकंड में भी वैसे ही लेना है। ठीक है सर, अब बन जाएगा। ठीक है। और सर क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल करेक्ट का। if the electric field due to a point charge, सर क्वेश्चन नंबर 16 अ मल्टीपल करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट वाला। when electric field due to a point charge varies r यस सर raised वही to power वाला। तो minus सर उसमें 2.5. ए क्यों नहीं होगा? Gauss law will still be valid. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अगर वेरी कराते हैं 2.5 से, सर लेकिन गॉस लॉ कोई लिमिटेशंस ऐसा थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट किसी भी फंक्शन में हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी कि r⁻² के ही फॉर्म में आए। तो वैलिड तो कभी भी हो सकता है आर के इंडिपेंडेंट। r से तो उसका तो गॉस लॉ से बोलता है E डॉट टी ए इक्वल टू उतना है। सर तो वहां पे कुछ वो थोड़ी है कि आर यही होना चाहिए इस रेस टू द पावर, वो तो बस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो वो किसी भी फंक्शन में दे सकता है। हाँ, लेकिन अगर गॉस लॉ यूज करेंगे तो इतना आएगा नहीं। गॉस लॉ अगर यूज करके फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। सर यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरीज एज r⁻².5, तो किसी क्वेश्चन में तो ठीक दे है, सकता है ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है ना। हाँ दे सकता है, लेकिन जैसे कि अगर हम गॉस लॉ यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उल्टा सोचते हैं, तो आएगा कभी भी r⁻².5? नो सर। नहीं आएगा, तो इसलिए शायद इनवैलिड है। सर लेकिन मतलब वैसे देखा जाए तो सही होना चाहिए ना। जैसे कि लॉ है तो अगर कोई स्टेटमेंट है तो रिवर्स में भी तो सही होना चाहिए ना, वाइस वर्सा होना चाहिए। यस सर। तो उल्टा तो सोच रहे थे तो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड -2.5 है लेकिन हम गॉस लॉ से फाइंड कर रहे हैं तो उतना नहीं आ रहा है, तो गलत ही है। यस सर। और सर बस यही था। ठीक है, फिर बाकी सब कंप्लीट करो, जो भी डाउट है उसे पूछते चलो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू टू। और इसे सॉल्व करो सब, बुकलेट खत्म करो और HCV भी।